हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और यूनिट फर्स्ट में हम लोग अब डिस्कस करते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में। मिलर इंडिसेस के बारे में, मिलर सूचकांक। क्या होते हैं? तो किसी भी सॉलिड के अंदर मिलर सूचकांक क्या होंगे? किसी सॉलिड में हम लोग जो भी अलग अलग प्लेन बनते हैं उन प्लेन को दर्शाने के लिए किसको काम में लेंगे? मिलर सूचकांक को काम में लेंगे। अब आप बोलोगे सर प्लेन कैसे बनेंगे? जैसे हम लोग बात करें किसी एक सिंपल से 2 डायमेंशन केस की। ये कुछ 2 डायमेंशन केस में क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। तो हम क्या करें, कोई ये वाली डिस्टेंस पूछ जाए, ये वाला पार्ट कोई पूछ ले, ये वाला पार्ट पूछ ले, तो इस वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, या मान लो ये वाला है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, या कोई और प्रकार की हम लोग शेप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 3D में बात करूं, जैसे 3D की बात करूं तो मेरे पास में ये एक सपोज एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। मान लो कि मेरे पास में यहाँ एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ एक प्लेन है। अब इस प्लेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए? ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिलर इंडिसेस काम में लेते हैं। जैसे मान लो एक प्लेन और बनाऊं मैं, ये मेरे पास में एक क्यूब है और इस क्यूब में एक ये वाला प्लेन है, ये वाला, ठीक है, बीचों बीच ये जो प्लेन काटा हम लोगों ने, ये वाला एक प्लेन है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें? इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? मिलर सूचकांक काम में लेते हैं। ठीक है, क्या प्रोसीजर होती है मिलर सूचकांक की, उस प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखें, इस वाले केस में देख लें, ये वाला एक प्लेन था और ये वाला प्लेन अक्स को कहीं पे काट रहा था, सपोज यहाँ काट रहा था। अब देखो, हम इस चीज को जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जहां जहां एटम्स होंगे वहां वहां प्लेन काटेंगे, क्योंकि ये प्लेन ऐसा होना चाहिए कि इस प्लेन में एटम्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कहीं पे आप लोगों ने इस प्लेन को काट दिया। ये जो प्लेन काट रहे हो, इस प्लेन से ये प्लेन एटम से गुजरना ही चाहिए, चाहे वो 1 से गुजरे चाहे 5 से गुजरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटम होने चाहिए, तभी ये वाला प्लेन सार्थक होगा, वरना इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। काट सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप उसी तरीके से इसको काटिए ताकि कोई सार्थक इसका रिजल्ट निकले। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास में जो भी एटम्स के बीच में रिपीटेशन वाला डिस्टेंस हो सकती है, वो ए हो सकती है, बी हो सकती है या सी हो सकती है। एक्स डायरेक्शन में ए, वाई डायरेक्शन में बी और जेड डायरेक्शन में कितनी? सी। अब अंतःखंड काटता है कोई ना कोई प्लेन, तो सपोज यहाँ पे किस अनुपात में अंतःखंड काट लिया? पी ए अनुपात में। जैसे मान लो 2a हो सकता है, वो 3a हो सकता है, मान लो 4a हो सकता है, और कुछ वहां पे वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस सपोज a है, तो अंतःखंड कितने का काटा? 1a का काटा। मान लो डिस्टेंस 2a होती तो यहाँ पे कितने का काटता? 2a का काटता। ठीक है, ये 3 होती तो 3a का काटता। मैंने इसको pa लिख लिया। फिर y डायरेक्शन में qb और z डायरेक्शन में कितना? qc। ठीक है, ये क्या है? अंतःखंड। l से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, lx, ly और lz। ठीक है, जो lx है वो किसके प्रोपोर्शनल? पीए के। ly किसके प्रोपोर्शनल? क्यूबी के। lz किसके प्रोपोर्शनल? क्यूसी के अनुपात के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो भी हम लोगों ने अंतःखंड काटे, वो अंतःखंड लिए पीए, क्यूबी और ये आरसी लिखो यहाँ पे, आरसी, ये सब किसके अनुपात में लिए? ए, बी और सी के अनुपात में लिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो गुणांक है ए, बी और सी के, इनका इनवर्स ले लेते हैं। ये 1/p ले लिया, 1/q ले लिया और 1/r ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इन 1/p, 1/q, 1/r का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद में हम लोग जो भी हमें एलसीएम प्राप्त होगा, इस एलसीएम को यहाँ गुणा करवाएंगे और उस केस में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? HKL से। और इस
प्रोसीजर से जो HKL हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिलर इंडिसेज बोलेंगे। आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी कि मिलर इंडिसेज क्या होती है। चलो लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसमें मिलर सूचकांक क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लो मिलर सूचकांक और देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखिए किसी क्रिस्टल में विभिन्न तलों से संबंधित निर्देशांकों को मिलर ने एक विशेष प्रारूप में व्यक्त किया जिन्हें मिलर सूचकांक कहते हैं तथा यह विधि मिलर सूचकांक विधि कहलाती है। यह है मिलर, ये कह नहीं है मिलर है, ठीक है, जिन्हें मिलर सूचकांक कहते हैं तथा ये विधि मिलर सूचकांक कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इस विधि से मिलर सूचकांक निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। अलग अलग पॉइंट बना लो। सर्वप्रथम किसी कोष्ठिका में विभिन्न अक्षों के अनुदिश A, B तथा C परिभाषित करते हैं। जिस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करने होते हैं उस तल द्वारा विभिन्न अक्षों पर काटे गए अंतखंडों को PA अनुपात QB अनुपात RC के रूप में रखते हैं, ठीक है, जहां PQ R विभिन्न अक्षों के अनुदिश काटे गए अंतखंडों के गुणांक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन गुणांकों PQ एंड R का व्युत्क्रम लेते हैं। इसके व्युत्क्रम के हरों, हर जो भी हर आ रहे हैं ना 1/P 1/Q 1/R में, हरों का LCM लेकर उससे सभी को गुणा करके पूर्णांकों के रूप में प्राप्त करते हैं। इन पूर्णांकों को HKL से व्यक्त किया जाता है जिन्हें मिलर सूचकांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हो, जो भी स्क्रीन है इसको पॉज कीजिए और कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिख लो, यदि अक्षों पर काटे गए अंतखंड ऋणात्मक चिन्ह सहित है तो ऋणात्मक चिन्ह युक्त सूचकांक को बार लगाकर व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एग्जाम्पल लिया हमने HKL, L कैसा लिया माइनस, तो L के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। ये HK और माइनस L, तो यहाँ HK और L के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, लिख लो, माना कोई तल अक्ष को स्मॉल a पर काटता है तथा y व z अक्ष के समांतर है। डायग्राम कुछ ऐसा बनाया गया है। एग्जाम में डायग्राम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। और इसके नीचे क्या लिख लो, मिलर सूचकांक ज्ञात करो। क्या लिख लो, मिलर सूचकांक ज्ञात करो। ओके, करते हैं। देखिए पहली चीज हम लोगों ने एक और देखी कि हमें क्या करना है, जो भी जैसे माइनस का L है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, L बार से रिप्रेजेंट करना है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई तल अक्ष को A पर काटता है। तो ये मैं मान लेता हूँ अक्ष एक्सिस, कोई सी मान सकते हो, अक्ष YZ, ये मैंने अक्ष एक्सिस मान लिया और ये वाला पॉइंट मान लिया और ये डिस्टेंस कितनी हो गई A। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो y एक्सिस है उसको कहाँ पे काटता है, अनंत पर काटता है। अब मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ इस चीज को। अनंत पर काटता है तो क्या हो जाएगा, क्या है, ये y अक्ष के समांतर है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y और z अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है माना कोई तल अक्ष को a पर काटता है, तो मैंने ये a पर काट दिया। और ये बोल रहा है कि y व z अक्ष के समांतर है। तो समांतर का मतलब ये z के समांतर हो गया और ये y के समांतर हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा कवर कर दो पोर्शन को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या, y और z के पैरेलल, इसका मतलब क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ये एक्सिस है
और मैंने क्या किया, ये ओरिजिन ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से चल लूँ, ठीक है, या किसी और पॉइंट से भी चल लेता हूँ। और मैंने क्या किया, इस वाले से कोई एक काटा, ये वाला पॉइंट, यहाँ से कुछ मैं काट रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन को, मैं इस लाइन को और दूर काटता हूँ, मैं इस लाइन को और दूर काटता हूँ, मैं इस लाइन को और दूर काटता हूँ, इस तरीके से चलते जाएंगे, इस लाइन को मैं और दूर काटता हूँ। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि पहले एंगल ये थीटा था, अब जैसे ही मैंने ये डिस्टेंस बढ़ाई एंगल थीटा बढ़ गया, जैसे और डिस्टेंस बढ़ाई थीटा एंगल बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ाई थीटा एंगल बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ाई थीटा एंगल बढ़ गया। क्या लास्ट में ऐसा हो जाएगा क्या? इस तरीके से हो जाएगा क्या लास्ट में? मैंने क्या किया, बहुत डिस्टेंस बढ़ा दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो हम लोगों ने ये काटा यहाँ पे इस लाइन को, इस वाली एक्सिस के ऊपर, ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा दूरी पे, और वो ज़्यादा दूरी कितनी, अनंत। बात समझ में आ रही होगी? वापस एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया और इससे मैंने यहाँ काटा, या चलो यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ एक पॉइंट है, इससे मैंने इसको काटा, ठीक है, मैंने और दूरी पर काटा, ऊपर की तरफ ले जाओ इसको, मैंने इसको और दूरी पर काटा, 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 ऐसे काटता गया, लास्ट में क्या आएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलल कब होंगे, जब वो जो प्लेन है उस एक्सिस को कहाँ पे काटता हो, अनंत पे काटता हो। अब देखो इस एक्सिस के ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल है, इसका मतलब इस एक्सिस को ये वाला लाइन कहाँ पे काटेगा, अनंत पे काटेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस केस में, इस केस में जैसे मुझे क्या निकालने हैं, अंतखंड निकालने हैं, तो पी ए किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्यू बी और आर सी से। क्या होते हैं, एल एक्स रेशियो एल वाई रेशियो एल जेड। एल एक्स कहाँ पे, ए, दूसरा कितना, इन्फिनिटी पे, तीसरा कितना, इन्फिनिटी पे, क्योंकि वाई और जेड तो कैसे हैं, पैरेलल है ना, इस वजह से। तो लिखिए, चूंकि डायग्राम बना लिया, फिर लिखिए चूंकि पी ए रेशियो क्यू बी रेशियो आर सी क्या होगा, इक्वल ए रेशियो इन्फिनिटी रेशियो इन्फिनिटी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पी रेशियो क्यू रेशियो आर किसके इक्वल लिखा जा सकता है, बराबर क्या लिखा जा सकता है, भाग दे रहा हूं पूरे इक्वेशन में ए का, तो ये ए, ठीक है, ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं क्या करूं, इनका इनवर्स ले लेता हूं, तो 1/p 1/q 1/r लिखते जाओ ये, तो कितना आ जाएगा, 1/1 1/infinity 1/infinity। तो 1/infinity को कितना लिखा जा सकता है, 0 और ये 0, ठीक है। अब ये देखो पहले पूर्णांकों के रूप में तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, एलसीएम लोगे तो भी ऐसा ही कुछ आएगा। तो एच ये क्या हो गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलर इंडिसेस, और कितनी हो गई, 100। बात समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं, ये मिलर इंडिसेस किसके इक्वल, 100 के इक्वल। ये प्रोसीजर होती है मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने की, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो एक चीज और सीखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक काम का नोट है वो सीखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक तो मैंने प्लेन यहाँ काट लिया इस जगह, ये वाला, और एक प्लेन मैंने यहाँ काट लिया। ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की ए, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की भी कितनी ए, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी 2a, और ये डिस्टेंस कितनी a, दोनों के मिलर इंडिसेस निकालने। तो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस निकाला मैंने। खास बात, ये वाला भी y के समांतर है और z के समांतर है, और ये वाला भी y और z के समांतर है। इसको प्लेन a नाम दे देता हूँ, इसको प्लेन b नाम दे देता हूँ। तो प्लेन a के लिए मैंने निकाले अभी मिलर सूचकांक कितने हैं, 100। प्लेन 2 के लिए निकालता हूँ, तो पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात, लिखना नहीं है अब आपको, ये केवल समझना है यहाँ तक लिखना बस आपको, HKL 100। तो पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी, तो कितना लिख सकता हूँ, 2a अनुपात इन्फिनिटी। क्यों, पी ए कितने पे काटा, 2a पे काटा, ये समांतर है y के तो इन्फिनिटी, और z के समांतर है तो इन्फिनिटी। इन्वर्स कर दो, तो पहले क्या लो, a का भाग दे दो, फिर इन्वर्स कर दो, तो कितना, इन्फिनिटी। फिर कितना जाएगा, 1/2 0 0। मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो 2 आ जाएगा, तो कितना लिखो इसको, 2 0 0। बात समझ में?
समझ में आ रही है? 2 लिखूं तो कितना आ जाएगा 1 1 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा जा सकता है, इसको मैं 2 0 0 लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कि यहाँ पर दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर है तो उस केस में उनके मिलर इंडिसेस या तो एक दूसरे के क्या लिखे जा सकते हैं बराबर, या क्या होंगे, वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। निश्चित अनुपात का मतलब जैसे 2 0 0 हो गया, ये पहले वाला कितना था 1 0 0, तो कितने का हो गया, ये 2 बाहर ले सकता हूँ तो कितना 1 0 0 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 का हो गया ना, ये 2 के मल्टीप्लाई होके प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। जैसे मान लो कोई और कोई दूसरा लूँ, जैसे 1 1 0 है और दूसरा मेरे पास मान लो 2 2 0 है, या मान लो 3 3 0 है, तो इस केस में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात हो गया ना। इसका मतलब इन दोनों के यदि आप मिलर इंडिसेस बनाओ तो एक दूसरे के क्या आएंगे, समांतर आएंगे। तो एक नोट डाल लो, एक नोट डाल लो। क्वेश्चन हो गया अपना एच के एल इक्वल टू 1 0 0 तक ही हो गया। उसके बाद एक नोट डाल लो, यदि किन्हीं दो तलों के मिलर सूचकांक किसी नियत अनुपात में है तो इस स्थिति में दोनों तल परस्पर समांतर होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। अपना क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए। किसी क्रिस्टलीय संरचना में एक तल अक्ष तथा वाई अक्ष को 3a अनुपात 4b में काटता है तथा जेड अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अक्ष और वाई तल को कितने में काटता है, तो क्वेश्चन साथ साथ में करते जाना, आंसर लिख लो। देखो PA अनुपात QB अनुपात RC, क्वेश्चन में कितना गिवन है। अक्ष, ये अक्ष का, A वाला Y वाला, B वाला Y का और C वाला किसका होता है, Z का। तो PA कितना 3 अनुपात 3A, ये 4B, और तीसरा जो Z अक्ष है उसके समांतर है तो क्या लिख दूं, इन्फिनिटी लिख दूं। अब क्या करना, P अनुपात Q अनुपात R लिखना। इसका मतलब P वाले में A का भाग दो, Q वाले में B का भाग दो, R वाले में C का भाग दूं, तो कितना 3 अनुपात 4 अनुपात इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो 1/P 1/Q 1/R, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 1/4 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से और कितना जाएगा 1/3 1/4 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना, यहाँ पे एक तरीके से मैं क्या लिखना है, पूर्णांक में लिखना है, तो मैं ऊपर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को 12 से, तो कितना जाएगा 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4 अनुपात 3 अनुपात 0। तो ये हमारे पास में फाइनली HKL क्या आ गया 430। जो भी हम लोगों ने प्लेन लिया था उसके मिलर इंडिसेस कितने हैं, ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्रिस्टलीय संरचना में किसी तल से संबंधित जालक नियतांक 1.2 एंगस्ट्रम 1.8 एंगस्ट्रम व 2 एंगस्ट्रम है। यदि 2 3 1 मिलर सूचकांक वाला तल अक्ष पर 1.2 एंगस्ट्रम वाला अंतःखंड काटता है तो इस तल द्वारा y तथा z अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का मान ज्ञात करो। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका आंसर करते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो करते हैं आंसर। गिवन क्या है, सबसे पहले आंसर देखो HKL कितना 2 3 1। देखो HKL होता है क्या है 1/P 1/Q 1/R का रेशियो। तो PQR किसके इक्वल आ जाएगा, P अनुपात Q अनुपात R। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, P अनुपात Q अनुपात R, तो 1/H कर देता हूँ, तो 1/2 1/3 1/1 लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में PQ और R आ गया। क्लियर। अब इसके बाद में गिवन क्या है, एंड A कितना दिया हुआ है 1.2 एंगस्ट्रम,
बी कितना दिया हुआ है 1.8 एंगस्ट्रम और सी कितना दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रम। क्लियर। आगे चलते हैं। हम ये चीज जानते हैं पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी किसके इक्वल होता है एल एक्स अनुपात एल वाई अनुपात एल जेड। तो मैं यहां से क्या लिख दूं अनुपात उठाऊं तो पी ए प्रोपोर्शनल टू लिखूं ना अनुपात में, तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एल एक्स, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाऊं तो सपोज लेमडा पी ए इक्वल्स टू लेमडा एक्स, उसके बाद में क्यू बी इक्वल्स टू लेमडा वाई और आर सी इक्वल्स टू लेमडा एल जेड। ये एल एक्स एल वाई और एल जेड। हमें देखो एल एक्स का मतलब कितना अंतःखंड काटा वो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ हमें चूंकि लिखते जाओ साथ साथ में, चूंकि एल एक्स किसके इक्वल कितना काटा गया है अंतःखंड 1.2 एंगस्ट्रम, तो क्यों यहां पे कितना जाएगा 100 पी ए इक्वल्स टू लेमडा एल एक्स, तो पी कितना कितने के रेशियो में 1/2 में, ए कितना 2 इक्वल्स टू लेमडा 1.2। तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकालूं 2 से 2 कटेगा पी ए इक्वल्स टू लेमडा एल एक्स। तो यहां से लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन में। एल एक्स आपको गिवन है, एल एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 1.2। यहाँ पर पी का कितना आ गया अनुपात 1/2 और ए कितना ए है 1.2। ध्यान दो यहाँ पे हमने गलत लिख लिया 1.2, तो 1.2 से 1.2 कटा, तो यहाँ से लेमडा किसके इक्वल आ गया 1/2 के इक्वल आ गया। क्लियर। यहाँ से लेमडा है 1/2 के इक्वल लिख लिया होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लो गिवन एच के एल इक्वल्स टू ये वाला लिख लो, फिर पी क्यू आर लिख लो 1/2 1/3 1/1, ठीक है। फिर ए लिख लो, ये दिया हुआ सब। फिर हम क्या लिखें ये जानते हैं इस चीज़ को, शुरू में हम लोगों ने मेजर इंडिसेस पढ़ते टाइम पे स्टार्ट किया था, ये क्यू बी है। फिर पी ए कितना आ गया प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाऊं तो ये आ गया पी ए आ गया, क्यू बी आ गया, आर सी आ गया, एल एक्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से लेमडा निकाला 1/2 आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं इसी प्रकार से हम क्या निकाल लें, अब एल वाई और एल जेड की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें तो क्या निकालने अंतःखंड निकालने। तो हम क्या लिखें नाउ क्यू बी इक्वल्स टू लेमडा एल वाई, नाउ क्यू बी इक्वल्स टू लेमडा एल वाई, तो कितना आ जाएगा एल वाई इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन लेमडा। यहां से क्यू कितना क्यू की वैल्यू आएगी 1/3, क्यू की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू कितनी 1.8 और लेमडा की वैल्यू कितनी 1/2, तो ऊपर की तरफ कितना चला जाएगा 2, तो 6 × 18 और कितना मल्टीप्लाई 1, तो एल वाई आ गया अपने पास में 1.2 एंगस्ट्रम। क्लियर। फिर एंड आर सी किसके इक्वल लेमडा एल जेड के इक्वल, तो यहां से एल जेड किसके इक्वल आ जाएगा आर सी अपॉन लेमडा, आर सी अपॉन लेमडा। तो हमारे पास में आर सी अपॉन लेमडा का मान किसके इक्वल कितना आ गया एल जेड इक्वल्स टू आर सी अपॉन लेमडा। आर कितना 1, सी कितना 2 और लेमडा कितना 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एल जेड कितना 4 एंगस्ट्रम। इसका मतलब हमारे पास में जो एल, ठीक है यहाँ तक हो गया कंप्लीट, इसके बाद लिखना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एल वाई किसके इक्वल आया 1.2 एंगस्ट्रम के इक्वल और एल जेड किसके इक्वल आया 4 एंगस्ट्रम के इक्वल आया। क्लियर। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। लिखिए किसी क्रिस्टल संरचना में, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। लिखिए किसी क्रिस्टल संरचना में किसी तल द्वारा काटे गए अंतःखंड के अनुपात
काटे गए अंतःखंड के अनुपात, यह है A अनुपात 3B अनुपात 2C। काटे गए अंतःखंड के अनुपात A अनुपात 3B अनुपात 2C है। तो इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो। इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो। ध्यान रहे, वापस देखना एक बार। किसी क्रिस्टल संरचना में किसी तल द्वारा काटे गए अंतःखंड के अनुपात A अनुपात 3B अनुपात ये -2C है, -2C है। तो इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो। आंसर लिखो, लिखते जाओ। आपको PA अनुपात QB अनुपात RC बराबर कितना दिया हुआ है? A अनुपात 3B अनुपात -2C। क्या करो, यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R निकालो तो कितना जाएगा? 1 अनुपात 3 अनुपात -2। फिर यहाँ से क्या लिखो? 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R अनुपात लिखो तो 1/1 अनुपात 1/3 अनुपात 1/-2। ठीक है, पूर्णांक के रूप में लिख लो तो कितना? ऊपर वाले इक्वेशन को 6 से भाग दो क्या? तो ये 6 अनुपात 2 अनुपात यहाँ पे 3 माइनस का। अब देखो मिलर इंडिसेज में माइनस का साइन होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बार से। इसको क्या लिख सकते हैं? HKL। तो 6, 2 और 3 का बार। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगी? मिलर इंडिसेज आ जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मिलर इंडिसेज है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजीली आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। हेडिंग डालिए, क्रिस्टल के विभिन्न तलों के बीच की दूरी। हेडिंग डालो, क्रिस्टल के विभिन्न तलों के बीच की दूरी। हेडिंग डालनी है, क्रिस्टल के विभिन्न तलों के बीच की दूरी। देखो क्या करना है, क्रिस्टल में विभिन्न तलों के बीच की दूरी निकालने के लिए देखो हम क्या करना चाह रहे हैं। एक सिंपल सा पहले डायग्राम लेता हूं ताकि थोड़ी सी थीम समझ में आए। पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। हमारे पास मान लो एक तल यहाँ है, इस जगह ये एक तल है। ठीक है, एक दूसरा तल यहाँ पर है, ये वाला। अब आपको कोई पूछ ले कि इन दोनों तलों के बीच की दूरी क्या है। सपोज मेरे पास में दोनों तलों के बीच की दूरी कितनी है? D है। और इस D दूरी को आप लोगों को निकालना है। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए? मिलर इंडिसेज की इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो उस केस में क्या करना हो? आपको विभिन्न तलों के बीच की दूरी निकालनी हो तो उस केस में आप क्या करें? ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो हम कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा इस तरीके से है कि एक को तो मैं क्या मान लूँ? एक्स एक्सिस मान लूँ, एक को वाई एक्सिस मान लूँ और एक को क्या मान लूँ? जेड एक्सिस। 3 पॉइंट ले लेता हूँ। मान लो कि जो भी तल बनेगा वो तल एक्स को ए पर काटेगा, वाई को बी पर काटेगा और जेड को कहाँ काटेगा? सी पर काटेगा। ठीक है, काटेगा तो हम इनको इस तरीके से मिला देते हैं। ये मिला दिए इधर से, ये मिला दिए इधर से, ये मिला दिया। ठीक है, तो एक तल बन गया। ये सोचिए किस तरीके का तल बना। आप लोगों ने क्या किया? एक एक्स एक्सिस ली, वाई एक्सिस ली, जेड एक्सिस ली, तीनों पे ए बी और सी 3 पॉइंट लिए। तीनों पॉइंटों को 3 लाइनों से बना दिया और ये तीनों लाइन मिलके जो प्लेन बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक प्लेन बोल देंगे। कौन सा? ए बी सी प्लेन बोल देंगे। ठीक है, ये वाला बिंदु मान लेता हूं मैं, ओ मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ओ बिंदु है ना, इस ओ बिंदु से जाता हुआ भी एक प्लेन खींचता हूं। जो यहाँ पे खींचूंगा नहीं, वैसे आप केवल कल्पना करो इस चीज का, इमेजिनेशन करो। ओ बिंदु से जाता हुआ भी एक प्लेन खींचूंगा और वो प्लेन कैसा होना चाहिए? प्लेन कैसा होना चाहिए? ये जो ऊपर वाला प्लेन ABC है इसके पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, ये इस तरीके से क्या किया, 2 प्लेन बना ली इस तरीके से। आपको मेरे हिसाब से शो नहीं हो रहा होगा।
चलो कोई और तरीके से देखते हैं। आप कैसे अज्यूम करो, जैसे आप लोग क्या कीजिए, एक जैसे आप जिस भी कमरे में क्लास ले रहे हो उस कमरे का जो एक कॉर्नर है, उस एक कॉर्नर का जो भी मूल बिंदु है उसको पकड़ो आप। जैसे टॉप वाला बिंदु है ना, जो छत वाला कॉर्नर है उसको पकड़ो, और आप ये सोचो कि छत वाला कॉर्नर है वो लास्ट दीवार है छत की, जिसके आगे और आपके मकान नहीं है और सामने मकान नहीं, यानी वो जो फ्री वाला है ना बैक साइड वाला कॉर्नर, उसको पकड़ो। और उस कॉर्नर पे आप क्या करो, एक ऐसे झुका हुआ, ठीक है ना, उस कॉर्नर पे टिका हुआ एक ऐसा अज्यूम कर लो कि क्या आपके पास में एक प्लेन है, ठीक है। अब आप क्या करो, उस ये तो एक ऊपर हो गया, एक जस्ट थोड़ा नीचे कुछ डिस्टेंस के ऊपर आप क्या लो, एक झुका हुआ प्लेन लो। मुझे क्या करना है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास में झुका हुआ है, तो इस ओर से इस प्लेन, कौन से प्लेन, ए बी और सी पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, और सपोज परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब ये डायग्राम यहाँ कंफ्यूज करेगा आपको। अब मैं ध्यान दो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस ओ बिंदु से यहाँ पर सपोज एन पॉइंट मान लेता हूँ ये वाला, इस एन पॉइंट के ऊपर क्या डालता हूँ, परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पे से ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इससे प्लेन से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो मेरे पास आएगा ये वाला, ठीक है। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किससे, इससे, ये ओ है, ओ से परपेंडिकुलर डाला। अब जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ना, उन पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं, किससे, ए से, बी से और सी से, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा डायग्राम, ऐसे ऊपर उठा हुआ डायग्राम दिख रहा है आपको, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, देखो ये सारे के सारे क्या परपेंडिकुलर, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन भी किसके ऊपर, एक प्लेन के ऊपर है। अब देखो कैसे का सोचना है इसको, मेरे पास ये जो ऊपर वाला प्लेन है ना, ए बी और सी, ये ऐसे प्लेन है, यहाँ पे यहाँ बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, ठीक है। ये टेढ़ा ही बना लेता हूँ थोड़ा सा, चलो ये बन गया कुछ इस तरीके से, ऐसे ही है ना, ये ए, ये बी और ये सी। अब इसका ये कोई पॉइंट, ये ऊपर वाला जो प्लेन ए बी सी, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका ये पॉइंट क्या है, एन है। अब इस एन के ऊपर मैंने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मैंने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो परपेंडिकुलर डालेगा, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जो एन है, इस लाइन को मैं यहाँ से खींचता हूँ, ठीक है, एक ये खींचता हूँ, एक ये खींचता हूँ, तो ये जो तीन लाइनें खींचना वो लाइनें ये है, ये एक ये लाइन खींच दी मैंने, एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये खींच दी। अब जो ये लंब डला हुआ है यहाँ पे, इस लंब के ये लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ये एंगल है ये भी 90 डिग्री का, और इधर वाला एंगल भी क्या होगा, 90 का, और ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 का। परंतु ये जो ओ बिंदु से निकल रहा है, इस ओ बिंदु से हमारे पास एंगल 90 के नहीं आ पाएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है, हम एंगल किसके बना रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर अक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब ध्यान दो, मैं किसके साथ, ये जो लाइन ये एंगल बनाऊंगा, ये एक अक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाऊंगा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक अक्स एक्सिस के साथ इसके द्वारा, तो ये एंगल अक्स एक्सिस के साथ बन गया, ठीक है, ये वाला एंगल अक्स एक्सिस के साथ बन गया, तो एल्फा मान लेता हूँ। ये अब इस जो परपेंडिकुलर डाल रखा, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, इसको गामा मान लेता हूँ। और ये जो परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उसको क्या मान लेता हूँ, ये सॉरी इसको बीटा मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ, गामा। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा यहाँ पे डायग्राम, तो क्या करूँ, एक को एल्फा मान लूँ, एक को बीटा मान लूँ, एक को गामा मान लूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम ये जो ओ से बी के बीच की दूरी है, ओ से ए के बीच की दूरी है, ओ से सी के बीच की दूरी है, प्लेन है, अंतःखंड काटेगा, ठीक है। तो इन अंतःखंडों को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, हम जानते हैं इस चीज को, थोड़ी देर पहले लिखा था, पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी क्या होते हैं, अंतःखंड। पी 1/p 1/q 1/r क्या होते हैं, एच होते हैं। तो क्या लिख दूं, ये a/h b/k और c/l। तो क्या हो गई, एक अंतःखंड a/h हो गया, एक b/k हो गया, एक c/l हो गया। कैसे लिखा, जो p था 1/p था उसको क्या लिखते हैं, h लिखते हैं, 1/q था उसको क्या लिखते हैं, k, और 1/r था उसको क्या लिखते हैं, c, सॉरी
एल लिखते हैं, ठीक है। तो एच के एल तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी, ये ए अपॉन एच, ये वाली कितनी बी अपॉन एच, और ये वाली कितनी सी अपॉन एल। क्लियर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ओ ए किसके इक्वल लिख सकता हूं, ए अपॉन एच के। ओ बी किसके इक्वल लिख सकता हूं, बी अपॉन के। और ओ सी किसके इक्वल लिख सकता हूं, सी अपॉन एल के। क्लियर हो गई होगी बात। तो थोड़ी सी पहले थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो लिखिए, माना किसी क्रिस्टल की, माना किसी क्रिस्टल की एकक कोष्टिका के किसी एक शीर्ष बिंदु को मूल बिंदु लेकर तीन कार्तीय निर्देशांक ब्रैकेट में अक्स वाई जेड, अक्स कोमा वाई कोमा जेड लेते हैं, नेक्स्ट टाइम लिखो, माना इन अक्षों के बिंदु क्रमशः कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी तथा कैपिटल सी से एक तल गुजरता है, से एक तल गुजरता है। जिसके मिलर सूचकांक, जिसके मिलर सूचकांक ब्रैकेट में लिख लो एच के एल, ब्रैकेट बंद कर दो, जिसके मिलर सूचकांक ब्रैकेट में एच के एल, ब्रैकेट बंद कर दो है, जिसके मिलर सूचकांक एच के एल है, तथा इस तल के समांतर मूल बिंदु से कोई अन्य तल गुजरता है। बिंदु ओ से तल एबीसी पर, बिंदु ओ से तल एबीसी पर एक लंब ओ एन डालते हैं, एक लंब ओ एन डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखो, माना ओ एन बराबर डी। ठीक है, डायग्राम बना लो। ठीक है, इसके बाद में लिखिए, इस तल द्वारा अक्स कोमा वाई तथा जेड
अक्ष कोमा वाई तथा जेड अक्षों पर काटे गए अंतःखंड निम्न होंगे। ये लिख लो। ओ ए बराबर ए अपॉन एच, ओ बी बराबर बी अपॉन के, ओ सी बराबर सी अपॉन एल। ये जो पॉइंट लिया मैंने वो कौन सा ले रखा है? एन ले रखा है। तो क्या लिख लो इसके बाद में? त्रिभुज ओ एन ए से, त्रिभुज ओ एन ए से कौन सा? ये ए, ये ओ और ये एन, यानी ये वाला, इस त्रिभुज से। ठीक है। वैसे दिखने में से लग रहा है कि ये वाला एंगल कितने का है? 90 का नहीं, पर एक्चुअल में ये वाला एंगल कितने का है? 90 का है। थोड़ा ये डायग्राम है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। क्या है ये वाला एंगल है, जहाँ पे ये वाला, ये कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। मतलब कुछ इस तरीके से डायग्राम है कि ये हम लोगों ने एक लाइन खींची, इसके साथ एंगल कितने का बनेगा? 90 का, और ये इस तरीके से डायग्राम है। ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? ये O है, ये N है, और ये क्या है? A है। ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर कितना, ये डिस्टेंस कितनी? A अपॉन एच है, और ये कितना है? D है। ठीक है। और ये जो एंगल है वो एंगल कितने का है? अल्फा का। तो क्या लिखो? त्रिभुज ONA से, बस केवल समझने के लिए था ये। तो त्रिभुज ONA से कोस अल्फा किसके इक्वल? कोस अल्फा। कितना लिखूं? कोस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ON अपॉन OA, ये ON अपॉन OA। तो कोस अल्फा बराबर ON कितना? D, OA कितना? A अपॉन H। तो यहां से कोस अल्फा कितना? DH अपॉन A। इक्वेशन 1 डाल दो। फिर क्या ले लो? त्रिभुज ONB से इधर आ जाते हैं। तो अपने पास में कैसा है डायग्राम? एक ये वाली लाइन, इससे क्या डला हुआ है? परपेंडिकुलर डला हुआ है, और ये इस तरीके से। ठीक है। ये कौन? B, ये कितना? N, और ये वाला कितना? O। एंगल कितने का है? बीटा का। ये OB कितना है? क्वेश्चन में डायग्राम बनाना नहीं है, केवल समझने के लिए। B अपॉन H, और ये कितना है? तो त्रिभुज ONB से कोस बीटा कितना लिख सकता हूँ? ON अपॉन OB। तो ON कितना? D, OB कितना? B अपॉन H। तो कोस बीटा बराबर कितना? B अपॉन K। तो D K अपॉन B। ये इक्वेशन 2 डाल दो। इसके बाद में कौन सा नेक्स्ट चले? क्या लिख ले? त्रिभुज ONC से क्या लिखूं? कोस गामा किसके इक्वल आ जाएगा? ON अपॉन OC। कोस गामा किसके इक्वल? ON की वैल्यू D, OC की वैल्यू कितनी? C अपॉन L। तो यहाँ से कितना? कोस गामा इक्वल्स टू DL अपॉन C। इक्वेशन 3 डाल दो। हो जाएगा। उसके बाद में कोज्या सूत्र की सहायता से, कौन सा सूत्र? कोज्या सूत्र की सहायता से क्या लिखूं? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ठीक है। कोज्या सूत्र की सहायता से इक्वल किसके होता है? 1। तो रख दो। कितना लिखूं? DH अपॉन A का होल स्क्वायर प्लस DK अपॉन B का होल स्क्वायर प्लस DL अपॉन C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओवरऑल में से क्या कॉमन निकाल लो? D स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो कितना आ जाएगा? H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लेना। D इक्वल्स टू कितना आया? 1 अपॉन H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। ये H की L।
एच के एल क्यों लिखा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एच के एल पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन प्लेन। ये लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद में लिखो घनीय संरचना के लिए, घनीय संरचना के लिए। तो घनीय संरचना के लिए क्या, घनीय संरचना के लिए क्या होता है, नीचे वाला लाइन में लिख लो ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी। क्या लिखो घनीय संरचना के लिए, नीचे वाला लाइन में लिख लो ए बराबर बी बराबर सी। तो कितना आ जाएगा 1/h² के स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से डी एच के एल कितना, ए ऊपर चला जाएगा तो कितना लिख सकता हूँ h² प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो डी एच के एल आ जाएगा ए अपॉन h² प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, तलों के बीच की दूरी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हेडिंग डालो अक्ष किरण विवर्तन तथा ब्रेग समीकरण। हेडिंग डालो अक्ष किरण विवर्तन व ब्रेग समीकरण। अक्ष किरण विवर्तन तथा ब्रेग समीकरण। अक्ष किरण विवर्तन तथा ब्रेग समीकरण क्या होता है, देखो एक डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं प्रैक्टिकल को। हमारे पास में एक ये सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स से क्या निकलती है, अक्ष किरणें निकलती है, ठीक है। ये किसका सोर्स है, अक्ष रेज सोर्स, ठीक है। इससे अक्ष किरणें निकलती है। अब ये अक्ष किरणें चारों तरफ जाएंगी, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, स्लिट लगा देता हूँ, ताकि मुझे एक पेंसिल बीम प्राप्त हो जाए। पेंसिल बीम का मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में जाने वाली दो स्लिट लगा देता हूँ, एक को S1 मान लिया, एक को S2 मान लिया, ठीक है। इसके सामने मैं क्या रखता हूँ, एक मटेरियल रखता हूँ। तो हमने इसके सामने एक मटेरियल रख लिया, ये इसके सामने एक मटेरियल रख लिया। किसका रखा गया, ये ZNS का। इस पे जैसे ही अक्ष किरणें टकराएंगी, टकराने के बाद में क्या होंगी, इधर से वापस ये परिकिणित होंगी और सामने क्या लगा देता हूँ, एक स्क्रीन लगा देता हूँ, सामने एक स्क्रीन लगा देता हूँ। तो ये हम लोगों ने सामने एक स्क्रीन लगा दी। ये सामने की स्क्रीन लगा दी। अब क्या होंगे, ये अक्ष किरणें इधर भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी, इस साइड भी जाएंगी। कहने का मतलब ये चारों तरफ जाएंगे, ठीक है। और जहाँ जाएंगी वहाँ क्या बना देंगे, एक ये धब्बे बना देंगे इस तरीके से खूब सारे। ये कौन सी किरणें हैं, विवर्तित अक्ष किरणें, ठीक है। और ये क्या है, स्क्रीन। क्लियर। अब देखो वापस से समझते हैं। देखो पहली चीज तो विवर्तन क्या होता है। देखो विवर्तन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रकाश किरण है, कोई भी एक तरंग है, वो तरंग क्या चलती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। तो सीधी रेखा में गति करती हुई तरंग यदि मुड़ जाए अचानक से, ठीक है, तो उस, या हम ये बोलें कि कोई सीधी रेखा में कोई तरंग गति कर रही है और उसमें विचलन आ जाए, तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। जैसे मान लो इस डायग्राम को तो बाद में बनाना, एक बार समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये वाला एक डिस्क है, इसके ऊपर कोई किरण आपतित हुई, तो हमें क्या लगेगा कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इस वाले भाग के ऊपर तो प्रकाश किरण पड़ेगी, रुक जाएगी, क्योंकि डिस्क है, जो एक सिक्का है मान लो, ठीक है, तो इसके ऊपर पड़ेगी, प्रकाश किरण रुक जाएगी। और हम तो ये सोचेंगे इधर ये कॉर्नर है, यहाँ से टकराएगी, या इसके ऊपर वाली है वो किरण जाएगी। पर होता ये है कि ये इन जो ये कॉर्नर है, किनारे हैं, इनसे टकरा के प्रकाश किरण कहाँ जाती है, इधर जाती है। तो अंदर की तरफ क्या बनते हैं, मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं,
और इस प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं? व्यतिकरण प्रभाव बोलते हैं। देखो प्रकाश की किरण सीधी चल रही थी, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, ये आया बीच में रुकावट, तो प्रकाश किरण क्या हो गई, अपनी सीधी रेखा से विचलित हो गई और कुछ इस तरीके से ये चली गई। और अंदर की तरफ क्या बनेंगे, अंदर की तरफ कंप्लीट अंधेरा नहीं होगा, डार्कनेस नहीं होगी, कहीं लाइट होगी, कहीं डार्क होगा, कहीं लाइट होगी, कहीं डार्क होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, विवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक अक्ष किरणों का सोर्स है, एक स्लिट S1S2 ली है, S1S2 इसलिए ली ताकि ये बीम एक पेंसिल बीम बन जाए। सामने एक हम लोगों ने मटेरियल रख दिया, ZNS का रख दिया, इससे अक्ष किरणें विवर्तित होगी, विवर्तित होगी इस स्क्रीन के ऊपर ये चली जाएंगी, जहाँ पे ये पॉइंट्स के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगी। और ये जो किरणें, इनको कौन सी किरणें बोलते हैं, अक्ष किरणें बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिखिए, पहले तो लिखिए, जब अक्ष किरणों को किसी क्रिस्टल पर, स्क्रीन पे देख लो, पॉज किया हुआ है, देखिए, जब अक्ष किरणों को किसी क्रिस्टल पर विभिन्न कोणों पर आपतित कराते हैं तो इस स्थिति में अक्ष किरणों के तरंग दैर्ध्य तथा अणु या परमाणु की विमाएं समान होने पर अक्ष किरणों का विवर्तन होता है, जिसे अक्ष किरण विवर्तन कहा जाता है। इन विवर्तित अक्ष किरणों को पर्दे पर किसी प्रतिरूप के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे अक्ष किरण विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। लाउविए एक साइंटिस्ट का नाम है, लाउविए ने जेर्नेरस के क्रिस्टल में से अक्ष किरणों को गुजारकर विवर्तित अक्ष किरणों का एक विशेष प्रतिरूप प्राप्त किया, जिसे लाउविए प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, क्या लास्ट क्या लिखा, जिसे लाउविए प्रतिरूप कहते हैं। देखो ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर ये धब्बे से प्राप्त हो रहे हैं, ये कौन सा प्रतिरूप बोला जाता है, लाउविए प्रतिरूप बोला जाता है। तो ये बना लो, इसके नीचे ये डायग्राम बना हुआ, ये वाला डायग्राम, केवल ये वाला, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये प्रतिरूप बन रहा है, ये कौन सा प्रतिरूप बन रहा है, लाउविए का विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, डायग्राम बनाइए। इसके आगे लिखो, ब्रेग ने क्रिस्टल के विवर्तित रूप की व्याख्या निम्न प्रकार की। ठीक है, वापस नीचे वाला लाइन में लिखो, पॉइंट बना लो। उसके अनुसार क्रिस्टल में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं पर जब अक्ष किरणें विभिन्न कोणों पर आपतित होती है तो इस स्थिति में अक्ष किरणें आपतन के पश्चात विभिन्न कोणों पर विवर्तित हो जाती है। जब ये किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण के फलस्वरूप संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना घटित होती है, जिसके कारण अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के रूप में पर्दे पर विशिष्ट रूप में धब्बों का एक प्रारूप बनता है, जिसे लाउविए प्रारूप कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति करते हैं। जो ये थ्योरी अभी लिखी है समझ में आ जाएगी, अभी ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे तो उसमें तो क्या लिख लो, कोई हेडिंग बना लो इसमें, ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति। तो ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति करने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। हम क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल बनाए तो हमारे पास में ये खूब सारे क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल के पॉइंट हो जाएंगे। ये खूब सारे क्रिस्टल के पॉइंट, जस्ट इसके नीचे और बना लेते हैं।
ये खूब सारे पॉइंट हो जाएंगे अपने पास। और बना लेते हैं ये वाला, जस्ट इसके नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे खूब सारे। एक प्लेन को मान लेता हूँ मैं सी, इसको मान लेता हूँ सी डैश, ये डी और ये डी डैश। ठीक है, सेपरेशन कितना है प्लेनों के बीच में, सपोज कैपिटल डी। ये यहां पर क्या है, एक लंब है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक अक्ष किरण आपतित करवाता हूं। ठीक है, ये अक्ष किरण मैंने एक आपतित करवाई इस एटम के ऊपर, और ये अक्ष किरण आपतित हुई और आपतन के बाद में क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितने एंगल पे आपतित हुई, थीटा पे, तो कितने पे परावर्तित होगी, थीटा पे। ठीक है, दूसरी अक्ष किरण इस वाले पॉइंट के ऊपर आपतित होती है, तो दूसरी अक्ष किरण को ले लेते हैं। दूसरी अक्ष किरण आपतित हुई और अब क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये आपतित हुई, ये परावर्तित हुई। ठीक, क्लियर बात, समझ में आ रही होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को सपोज एम मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट है इसको क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, अक्ष रे। हमने कहा कि ये किरण ये वाली आई और यहां से टकरा के चली गई, दूसरी किरण यहां से आई और टकरा के चली गई। तो देखो दूसरी वाली जो किरण है, इस किरण के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया गया है, वो पाथ ट्रेवल किया गया फर्स्ट किरण की तुलना में क्या है, ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, परपेंडिकुलर डालें एम से इस वाले के ऊपर। ये वाला कौन सा, क्या मान ले, पॉइंट ए, और एक परपेंडिकुलर इधर डाल दें। ये वाला कौन सा मान ले, बी। अब देखो पीछे की तरफ जाओ और यहां तक देखो, ये दोनों बराबर आ रही है। यहां से देखो ये दोनों बराबर जा रही है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कौन सी चल रही है, सेकंड वाली कितनी चल रही है, ए एन बी चल रही है। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से, ये लाइन ये वाली और एक ये वाला, ये थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये वाला कितना होगा, थीटा, और ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर, डायग्राम्स समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब मुझे इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स करनी है। ठीक है, तो अब समझ में आ गई होगी थ्योरी, मैंने थ्योरी क्या लिखी थी। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, अक्ष किरणों को अक्ष किरणों को आपतित करवा रहा था किसी प्लेन के ऊपर, और आपतन के बाद में अक्ष किरणें क्या हो रही थी, परावर्तित हो रही थी। इन दोनों पर अक्ष किरणों के बीच में क्या आ गया, पथांतर आ गया। और पथांतर किस तरीके का आएगा, वो पथांतर जितना आता है उस हिसाब से हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, एक संपोषी और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी लिख लो, ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति तो लिखो इसमें, मानक क्रिस्टल में, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मानक क्रिस्टल में सी डी तथा सी डैश डी डैश दो समांतर तल है जिनके मध्य दूरी स्मॉल डी है। इस जालक संरचना पर अक्ष किरणें आपतित करवाने पर जालक की विभिन्न कोणों से विवर्तित अक्ष किरणें प्राप्त होती है। उपयुक्त चित्र के अनुसार दो परमाणु पर दो अक्ष किरणें बिंदु एम व ये एम और एन कैपिटल है पर आपतित होकर विवर्तित हो जाती है। अतः इस स्थिति में अतिरिक्त पथांतर ज्ञात करने के लिए दो लंब एम ए तथा एम बी डालते हैं। अतः पथांतर बराबर ए एन प्लस एन बी। ठीक है, क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में, अतः पथांतर बराबर कितना, ए एन प्लस एन बी। ध्यान देना ये कैपिटल लिखना एम और एन, ए एन प्लस एन बी हो जाएगा। तो क्या लिख लो, पथांतर बराबर ए एन प्लस एन बी बराबर कितना, ए एन प्लस एन बी। इक्वेशन 1 डाल दो, फिर लिखो सिंस एन एम किसके इक्वल माना हम लोगों ने, एन एम। डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये एन और ये एम, यानी इन दोनों तलों के बीच की दूरी किसके इक्वल मान रखी है, डी के इक्वल मान रखी है। तो क्या लिखो, चलो यहीं लिख लेते हैं साथ साथ में, यहां लिख लेते हैं एन एम बराबर कितना, डी। त्रिभुज एम ए एन से, कौन सी त्रिभुज से, ये एम ये
ए और ये एन अलग से बनाता हूं एक बार। ये एम, ये एन और ये ए। ये एंगल कितने का 90 डिग्री का, एंगल कितने का थीटा का। ये स्मॉल डिस्टेंस कितनी डी। तो उस केस में कितना आ जाएगा, लिखते जाओ। ये एन एम बराबर डी, त्रिभुज एम ए एन से कितना लिखूं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे ए एन अपॉन कर्ण कितना एम एन। तो यहाँ से ए एन अपॉन कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यहाँ से ए एन किसके इक्वल, डी साइन थीटा के इक्वल। समीकरण 2 डाल दो। उसके बाद में वापस से त्रिभुज एम बी एन से कितना आ जाएगा साइन थीटा किसके इक्वल लिखूं, एन बी अपॉन एम एन के। तो साइन थीटा किसके इक्वल, एन बी अपॉन डी के इक्वल। तो यहाँ से एन बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी साइन थीटा। समीकरण 3 डाल दो। क्या करो, समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक ये थी तो कितना, पथांतर को डेल से रिप्रेजेंट कर दूं, डी साइन थीटा। समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो डेल बराबर डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डेल बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, समीकरण डाल दो 4। नेक्स्ट लाइन में लिखो, हम जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर लेम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, लेम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अर्थात हम जानते हैं वाला बीएससी फर्स्ट ईयर से, अर्थात डेल इक्वल्स टू एन लेम्डा। समीकरण 5 डाल दो। उसके बाद में समीकरण 5 व 6 से कितना आ जाएगा, एन लेम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये लिख लो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेम्डा। और ये वाली समीकरण, इस समीकरण को कौन समीकरण बोलते हैं, ब्रेग समीकरण बोलते हैं। समीकरण 6 डाल दो और लिख लो समीकरण 6, क्रिस्टल द्वारा विवर्तित अक्ष किरणों के लिए ब्रेग समीकरण कहलाता है। ये डायग्राम बना लो। कौन सा डायग्राम बनाना है, ये वाला, ये जो मैं गोले के अंदर डाल रहा हूँ ना, ये डायग्राम। ऐसे गोला नहीं बनाना आपको, केवल डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसके अंदर जो डायग्राम है वो बना लो। पॉज कीजिए, स्क्रीन को बनाइए। इसके बाद में लिखो, समीकरण 6 तक हो गया। ठीक है, बाद में क्या लिखें, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए कितना आ जाएगा, d लिखना चाह रहा हूँ, तो d कितना, लेम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो उस साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो उस केस में d कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और उस केस में कितना लिखूं, d मिनिमम लेम्डा बाई 2। इसका मतलब यदि तलों के बीच की दूरी d मिनिमम कितनी हो, लेम्डा बाई 2 हो या इससे ज़्यादा हो d, तो उसी केस में क्या हो सकता है, विवर्तन हो सकता है, अदरवाइज विवर्तन नहीं होगा, या ब्रेग की समीकरण संतुष्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो लिखो, अतः किसी क्रिस्टल से अक्ष किरणों का विवर्तन तभी संभव है, जब d मिनिमम बराबर लेम्डा बाई 2 या उससे अधिक हो, लेम्डा बाई 2 या उससे अधिक हो। ठीक है, इक्वेशन लिखिए, ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग में 1.3 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के अक्ष किरणों का विवर्तन 25 डिग्री कोण पर होता है, 25 डिग्री कोण पर होता है। परमाणु समतलों के मध्य दूरी ज्ञात करो, परमाणु समतलों के मध्य दूरी ज्ञात करो। तो लिखिए, इसके आंसर में हम जानते हैं कि वापस नीचे वाला लाइन में लिखो, ब्रेग समीकरण से 2d साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, एन लेम्डा, n बराबर 1 के लिए, तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, लेम्डा। तो यहाँ से d लिखूं तो कितना, लेम्डा अपॉन 2
साइन थीटा। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन लेमडा बराबर कितना 1.3 एंगस्ट्रम और थीटा कितना 25 डिग्री। तो यहां से साइन 25 डिग्री। देखो यहाँ थीटा कितना, ये थीटा कौन सा है, विवर्तन वाला। देखो एक चीज ध्यान देना, इसके अंदर आप लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम, इसमें ये ओवरऑल तो कितना है, ये 2 थीटा, हमें विवर्तन कोण है वो कितना लेके चलना है, थीटा बाई 2 के इक्वल लेके चलना है। तो उस केस में कितना आ जाएगा, ये थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा 12.5 के इक्वल, और ये 12.5 है, कौन सा, साइन 12.5 है, इसका मान होता है, आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा क्योंकि वैसे आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, 0.2164 होता है। अतः डी कितना जाएगा 1.3/2 मल्टीप्लाइज कितना 0.2164। तो यहाँ से डी कैलकुलेट करोगे तो आएगा लगभग 3 एंगस्ट्रम के। ठीक है, आप लोगों की यदि ये थीटा आधा क्यों ले रहा हूँ 25 डिग्री ना लेके हम कितना ले रहे हैं 12.5 ले रहे हैं, यदि ये नहीं समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई और क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।